बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 जून पाकिस्तान में इतवार की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 190। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन। इस वक्त पोलिंग जारी है। आज इलेक्शन का दिन है। सबसे पहले वहां की अपडेट आपके सामने रखते हैं, फिर कश्मीर से अपडेट आपके सामने रखते हैं और फिर और काफी सारी अहम खबरें हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान में आज इलेक्शन का दिन है। आपको ये तो पता है कि वहां पीपल्स पार्टी ने भी कैंपेन की है, नून ने भी की है, इस्तेहकाम ने भी की है, लेकिन पीटीआई को किसी किस्म की वहां कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी गई। उनको निशान भी नहीं दिया गया। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया गया। हाँ, नून लीग जो है वो शेर के निशान पर लड़ रही है, पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहां पर उम्मीदवारान हैं उन्हें बिल्कुल जैसे फरवरी 2024 का इलेक्शन था जिसमें किसी को जूते का निशान दिया तो किसी को चिमटे का तो किसी को कद्दू का, इसी तरीके से इंतखाबी निशानात इस बार भी वहां पर उम्मीदवारों को दिए गए हैं। उन्हें आज़ाद रखा गया है ताकि अगर वो जीत भी जाएं, इस सारी धांधली और धूस के बाद भी अगर जीत जाएं तो फिर उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करके उठा के ज़बरदस्ती तशद्दुद करके जिस तरफ शामिल करवाना चाहें उस तरीके शामिल करवा लें। ये पूरे का पूरा प्लान बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद आवाम ने हैरान किया है। टर्नआउट बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अभी तक जो पोलिंग स्टेशन से हमें वीडियोज आ रही हैं उसमें दो चीजें वाजे होकर सामने आ रही हैं। एक तो टर्नआउट को कम करने के लिए चौधरी साहब ने वहां पर भरपूर मनसूबाबंदी की है। जानबूझकर कई जगहों पर पोलिंग स्टेशन के जो दरवाजे हैं वही नहीं खोले जा रहे। अवाम कतार दर कतार खड़े हैं आके। इससे यह पता चलता है कि टर्नआउट बहुत अच्छा है। जब टर्नआउट ज्यादा हो जाता है, मतलब ज्यादा तादाद में लोग निकलकर वोट डाल देते हैं, जैसे 8 फरवरी 2024 को मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर अवाम ने निकलकर वोट डाला था, तो पोलिंग स्टेशन पर धांधली करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वोटों का फर्क इतना होता है कि वहां धांधली किसी के बस में नहीं होती। फिर तो एक ही तरीका होता है कि पोलिंग स्टेशन से वोटों के थैले भरो, रास्ते में उन्हें किसी नहर में फेंक दो या कहीं महफूज भी कर दो, लेकिन अपनी मर्जी से फॉर्म 47 का नतीजा निकाल के जिसको मर्जी जितवा दो। वो तो हो सकता है, लेकिन वो जो पुराना जमाने का तरीका था कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर ही धांधली कर लो, एक को 400 वोट मिले हैं तो दूसरे को 380, वो 20 वोट जाया करके आगे पीछे करके वहीं पर नतीजा बराबर कर लो, वो मुमकिन नहीं होता जब पोलिंग स्टेशन पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचकर वोट डालते हैं। आज यही गिलगित बल्तिस्तान में भी नजर आया। कुछ वीडियोस आपको सुनवाते हैं, बातचीत सुनवाते हैं, क्विकली शॉर्ट वीडियोस कुछ, जिससे आपको अंदाजा हो कि आज वहां की आवाम जो है वो कर क्या रही है। वोट किसका? अतीक पे ज्यादा क्यों? इमरान खान से क्यों देने जा रहे हैं वोट आप लोग? क्यों? क्या कहा आपने? इमरान खान मोहतरमा वोट किसे देने जा रही हैं? वोट में इमरान खान को देने जा रही हूँ। आप इमरान खान को देंगे? क्यों देंगे इमरान खान को? इमरान खान हमारा अजीम लीडर है, इसलिए हम इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। नहीं तो इमरान आपको अब्दुल रहमान साहब नहीं पसंद? जमील साहब वो कहते हैं कि हम लोग काम करेंगे इधर के लिए। इमरान खान ने क्या किया है आपके लिए तो आप इमरान खान को वोट दे रही हैं? इमरान खान को इसलिए दे रहे हो कि हम उसके विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। इमरान खान हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए हमें चाहिए, हमारा अजीम लीडर है। हम कप्तान के अलावा किसी को वोट नहीं दे सकते हैं। तो वो जो लोग कह रहे हैं कि खान खत्म हो गया, गिलगित से क्या खत्म कहेंगे? नहीं हुआ है। किसने कहा खत्म हुआ है? क्या कहें? इमरान खान क्या है? वो कभी खत्म होने वाला नाम शिव है नहीं। अच्छा, इमरान खान आपके दिलों में बसे मोहतरमा? तो मैम इमरान खान के लिए आज आप क्या समझती हैं, क्या जीत होने जा रही है? इंशाअल्लाह ये रात 12 बजे पता चलेगा कि किस चीज जीते, हक और सच की होगी इंशाअल्लाह। देखा आपने, बच्चे हों या खवातीन हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने के लिए बाहर निकले हैं। इसमें आपने बार बार ये ज़हन में रखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना ही वहां बल्ले का निशान दिया गया है, ना ही मेंबरान को पार्टी के परचम के नीचे पार्टी के इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है। उसके साथ साथ जैसे हमने आपको बताया कि आज अवाम जब पहुंची, कितारों में खड़ी हुई, तो कई जगहों पर पोलिंग स्टेशन के दरवाजे ही नहीं खोले गए। कई जगहों पर यह भी बताया गया कि जो पोलिंग स्टेशन है उनके अंदर खवातीन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में जो खवातीन है, मैं बार बार आपको ये बताता हूं और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता, आप फरवरी 2024 का इलेक्शन उठाएं, उसका नतीजा उठाएं तो आपको वाज़ेह तौर पर यह पता चलता है कि शऊर हो, सियासी शऊर हो या फैसला साजी हो, उसमें खवातीन पाकिस्तानी मर्दों से कहीं आगे हैं। जो फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज हैं उनमें अगर आप खवातीन के पोलिंग स्टेशन के नताइज देखें तो आपको पता चलेगा कि शऊर में खवातीन या अपनी मुस्तकिल मजाजी कहें, कंसिस्टेंसी कहें, या अपनी वोट की ताकत पे बिलीव कहें, या कमिटमेंट कहें, आपने जो भी करना है, या अपने उस वोट पर या अपनी आवाज पर भरोसा कहें, वो खवातीन को मर्दों की निस्बत कहीं ज्यादा है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन को इंतखाबी मैदान में दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। मसलन पाकिस्तान में खवातीन की जो आबादी है वो मर्दों के मुकाबले में बराबर है, बल्कि कई स्टडीज तो ये कहती हैं कि शायद खवातीन की आबादी मर्दों से भी 1% ज्यादा है। लेकिन जब आप इंतखाबी जो वोटर लिस्ट है वो देखते हैं तो वहां पर गालिबन मर्दों के मुकाबले में खवातीन बहुत कम है। शायद खवातीन 45 या 46% हैं मर्दों के मुकाबले में जो 54 या 55% हैं वोटर लिस्ट के अंदर। हालांकि आम आबादी में या तो खवातीन 50% है या शायद 51% है, लेकिन 4-5% जो कि इंतखाबी धांधली के लिए बहुत बड़ा नंबर होता है, 1% भी काफी होता है। तो खवातीन का वोटिंग जो पैटर्न है उसको जांचते हुए चौधरी निजामुद्दीन ने खवातीन से पहले ही 5% के करीब वोटिंग का जो हक है वो छीन रखा है पाकिस्तान के अंदर। उसके बावजूद, इस सब धांधली के बावजूद, फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो इस कौम की माएं हैं,
जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उन्होंने जूतों के साथ मोहरें लगाई हैं और चौधरी साहब को ऐसे जूते लगाए थे बैलेट पेपर के ऊपर कि उन्हें आज तक छठी का दूध याद आ गया है। इससे पहले तो वो बड़े तमतराक के साथ कहते थे कि जिसको चाहते हैं हम बना देते हैं, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहते हैं जिता देते हैं, जिसको चाहते हैं हरवा देते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि फरवरी के इलेक्शन में अगर माओ, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों सभी ने मिलकर, नौजवानों सभी ने मिलकर इतना वोट डाला तो फिर हासिल क्या हुआ? हुकूमत तो फिर भी इमरान खान को नहीं मिली। ये बात आपकी दुरुस्त है कि कई दफा बहुत मोजी मर्ज अगर आपको लगी हो, जैसे कैंसर जैसी मर्ज, तो वो पहली सर्जरी में ठीक नहीं होती, उसमें कई सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं, लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पाकिस्तान को ये जो कैंसर लगी हुई है, ये कोई 75, 78 या 80 साल से तकरीबन लगी हुई है। खवातीन ने, पाकिस्तान की माओ, बहनों, बेटियों ने सबसे बड़ी जो ट्यूमर थी सर्जरी करके उसको सबके सामने रख दिया है, दिखा दिया है कि ना ये बना सकते हैं, ना ये बिगाड़ सकते हैं, वो अल्लाह की जात है, ना ये जितवा सकते हैं, ये बस फोकी बातें हैं। जब अवाम फैसला कर ले कि उन्होंने किसको वोट डालना है तो जीतता वही है। हाँ, ये बात अलग है कि फॉर्म 47 के ऊपर इन्होंने एक झूठी गवर्नमेंट खड़ी कर ली, लेकिन आज तक वो जो लुंगी का कपड़ा इनका कम है, वो कभी सर पर ओढ़ते हैं तो कभी उससे पाँव ढांपते हैं, आधा बदन इनका नंगा है। कहने का मतलब यह है कि जो पूरे 78-80 साल से एक हवा बनाया हुआ था चौधरी निजामुद्दीन ने, पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने, कि हम जिसे चाहें जितवा दें, अब अवाम उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि जितवा कर दिखाओ। यही आज गिलगित बल्तिस्तान में भी नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में वहां पर वोटर्स टर्नआउट नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पर पोलिंग बूथ हैं या बाहर आप ये कहिए कि पोलिंग कैंप हैं, उसके ऊपर आपको भरपूर तरीके से रश नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो उस तरीके का रश नहीं है जो वीडियोस अभी तक हमें देखी है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ इलाके जरूर होंगे जहां पर पीपल्स पार्टी का भी रश होगा, नून का भी होगा, लेकिन ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान से जो वीडियोज हम इस वक्त सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वहां तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले वोटर्स का, अवाम का खासा ज्यादा जोर है। तो इलेक्शन में मुझे अगर वोटर्स के वोट गिने गए, टर्नआउट को अगर मैं देखूं तो चौधरी साहब इलेक्शन हार गए हैं। मैं ये कह सकता हूं सेफली कि हम ये व्लॉग जब रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो मैं सेफली कह सकता हूं कि 1 बजे जो नतीजा आया है देख के, उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़ेह तौर पर आगे नजर आ रही है, वोटर टर्नआउट और जो वोटर का वहां पर एक्सप्रेशन है। लेकिन शाम को जब नतीजा आएगा तो पता चलेगा कि झुर्लू फेरना पड़ेगा, क्योंकि धांधली तो होगी नहीं। इतने वोटर टर्नआउट के साथ धांधली करना थोड़ा मुमकिन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह बात यहां पर याद रखिएगा कि चौधरी साहब की अकल को आपने 21 तोपों की सलामी देनी है। चौधरी साहब को एक तो खुमार यह है कि हम जिसको चाहते हैं बना देते हैं, जिसको चाहते हैं जितवाते हैं, जिसको चाहते हैं हरवाते हैं। वो तो काम खत्म कर दिया आवाम ने फरवरी 2024 से। चौधरी साहब को यह पता है कि अब ऐसा नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि वो मैं ना मानूं कि हटतरमी है, लेकिन अंदर से अब पता चल गया। दूसरा खुमार यह है कि हम जो करते हैं मुल्की मफाद में करते हैं, और हम जो करते हैं हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से और अकलमंदी से कोई और नहीं कर सकता। अकल का अंदाजा लगाएं। खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा जंग लड़ रहे हैं और बार बार DGISPR कहते हैं कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग हमारे खिलाफ ग्राउंड पर जंग लड़ते हैं। आपको पता है वहां पर बहुत सारे लोग नारे लगाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये छोटी बात नहीं है। और ये जब नारा अवाम नीचे से या कुछ अवाम या चंद लोग या ज्यादा लोग जितने भी है ग्राउंड पर जब लगाते हैं, तो अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात है वो आपके सामने है। बलूचिस्तान में उससे पहले क्या हालात है वो आपको पता है कि रियासत की रेट वहां पर तकरीबन बहुत सारे इलाकों में खत्म हो चुकी है। हाल ही में आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें पुलिस जो है वो BLA के, जिनको दहशतगर्द कहते हैं पाकिस्तानी रियासत और आम पाकिस्तानी भी, जाहिर है BLA को दहशतगर्द ही कहती है जो वो कार्रवाइयां करते हैं, वो अपना नाका लगा के खड़े हैं और पुलिस बड़े अच्छे बच्चों की तरह उन्हीं के नाके पर उनकी रिट को मानते हुए वहां से गुजर रही है। तो ये ज़हन में रखिए कि KP में भी जंग, खैबर अपना KP में जंग, बलूचिस्तान में जंग, सिंध के जो हालात हैं अंदरूने सिंध के, वो आपको भुट्टो साहब की फांसी के बाद से चौधरी साहब के लिए जो मोहब्बत है वो आपको पता है। उसके बाद कराची के अंदर जो कुछ किया गया, उसके बाद चौधरी साहब के कराची के अंदर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उनके अंदर चौधरी साहब के लिए जो हालात हैं वो भी आपको पता है। पंजाब के अंदर हाल ही में जो कुछ किया है वो आपके सामने। अब रह गया था एक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। अब चौधरी साहब ने कोशिश की है कि वहां भी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे, क्योंकि ये पहले जो 78 साल थे ना चौधरी साहब मसरूफ थे पंजाब में, सिंध में, KP में, बलूचिस्तान में गद्दारी और बगावत के सर्टिफिकेट और मुकदमे करने। अब चौधरी साहब अपनी वही वाली जो आप ये कहिए ना कि थॉट प्रोसेस है या अपनी वही समझदाराना सलाहियत है उनकी, उसको लेकर पहुंच गए हैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। आज कश्मीर का इलेक्शन शाम को लूटने की कोशिश करेंगे, पहले ही हम आपको बता देते हैं। शक मुझे यह है कि शायद ये पीपल्स पार्टी को वहां पर जितवाएंगे, कहा नहीं जा सकता। कांटे का मुकाबला है, दोनों हाथों को तेल लगा के, मीन एक हाथ नून लीग का है और एक पीपल्स पार्टी का है। दोनों कोशिश कर रहे हैं कि चौधरी साहब की मालिश हम करें और हमें जो है ये हुकूमत दे दी जाए। मुझे ये लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि गिलगित बल्तिस्तान शायद पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए और कश्मीर जो है वो शायद आने वाले इलेक्शन में नून लीग को दिया जाए या वो भी फिर पीपल्स पार्टी को दिया जाए फॉर्म 47 पर। अवाम के वोट पर जाएंगे तो वो आपको फैसला पता है कि वो किस तरफ है। आगे बढ़ते हैं। रावलाकोट में, कश्मीर की बात हम कर रहे हैं, वहां पर लोगों ने प्राइवेट गाड़ियों में सिविल असला बरदार लोगों को
तहवील में लिया है। 2 प्राइवेट गाड़ियां हैं जिन पर कोई नंबर नहीं लगा हुआ। जब लोगों ने उनको रोका, उनका असलहा देखा, गाड़ी असलहे से भरी हुई थी, उनसे उनकी नंबर प्लेट मांगी गाड़ी की, जो बाद में गाड़ी से निकली। उन्होंने दिखाई, कहा कि ये एक सरकारी महकमे की गाड़ी है, इसलिए नंबर प्लेट नहीं लगाई। उन्होंने पूछा क्यों नहीं लगाई, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था जो गाड़ी चला रहा था। लग ये रहा है कि वो असलहा जो है वो जाहिर है किसी के ऊपर प्लांट करेंगे या कोई लॉलेसनेस फैलाएंगे या वहां पर कोई कत्लो गारत होगी और बाद में उसी असलहे का पर्चा जो है वो कश्मीर एक्शन कमेटी या आम लोगों के ऊपर देकर गद्दारी और बगावत के पर्चे दर्ज करवाए जाएंगे। वही तरीका वारदात जो मुल्क के बाकी टूल ओवर्स में किया गया, अब कश्मीर के अंदर वही सब कुछ किया जा रहा है। डुओ वहां पर बहुत अच्छा भेजा है। डुओ है मलिक लियाकत जो वहां आईजी हैं, और कर्नल फाइक जो ब्रिगेडियर फाइक हैं, आईएसआई को वहां पर लीड कर रहे हैं। दोनों ने लाहौर के अंदर तबाही मचाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वर्कर की, और अब उनको वहां पर भेजा गया है ताकि यही खिदमत वो कश्मीर के अंदर अदा करें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो ये है कि अवामी एक्शन कमेटी ने कश्मीर का स्टेटस बदलने पर इंडिया के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया। ये फौज के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें इस चीज को तकवीत देती हैं कि इनके पीछे इंडिया का हाथ है और अवामी एक्शन कमेटी इंडिया की गेम खेल रही है। टाउट अबसार आलम, इन्होंने ये अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर इल्जाम लगाया। वो कह रहे हैं कि इन्होंने, जो इंडिया ने वहां पर 270 आर्टिकल तब्दील किया था, उसके ऊपर कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया था, उस पर इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। इंडिया ने वो स्टेटस जो है वो 2019 में तब्दील किया था। अवामी एक्शन कमेटी जो है वो 2022 या 23, मेरा ख्याल 2023 में बनी है, ठीक 2019 के 4 साल के बाद। अब मुझे ये नहीं पता कि जब अबसार आलम पैदा ही नहीं हुए थे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, तो उस वक्त वो 10वीं जमात कैसे पास कर सकते थे? पैदा होने के बाद ही करेंगे ना। ऐसे ही कश्मीर एक्शन कमेटी बनी ही 2023 में है, तो वो 2019 में कैसे एहतजाज करती जब कश्मीर का स्टेटस जो है वो उस वक्त इंडिया ने चेंज किया था। बहरहाल ये इस वक्त प्रोसेस चल रहा है, और प्रोसेस यही है कि किसी तरीके से भी इनको कंट्रोवर्शियल करें और इनके ऊपर इल्जामात लगाएं और वही गद्दारी और बगावत के जो सर्टिफिकेट हैं वो बांटें। आज़ाद कश्मीर में कश्मीर एक्शन कमेटी 9 मई करना चाहती है। इसमें भारत भी मुलव्वस है। हम ऐसे अनासर की बात मानकर कैसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर की 12 सीटें खत्म कर सकते हैं? अली गौहर मुस्लिम लीग नवाज से ये भी जब बोलते हैं कफनी फाड़ते हैं। वैसे खामोशी रहते तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने भी बोलना है, मैंने भी अपने पूरे नंबर हासिल करने हैं। उन्होंने अब कह दिया है कि कश्मीर एक्शन कमेटी गद्दार है, इनके पीछे इंडिया है। ये 9 मई करना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने पहले 9 मई किया था उनके पीछे भी फिर इसका मतलब है इंडिया ही था। यही इल्जाम ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें तो पता है 9 मई किसने किया था, वो तो जो मिलिट्री जर्नल्स हैं उन्होंने खुद ही किया था। तो क्या गौहर बलोच ये कह रहे हैं कि 9 मई पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स ने इंडिया के कहने पर किया था? आगे बढ़ते हैं। जब आटा मांगो, इंसाफ मांगो, बिजली मांगो, तो हम फौरन इंडिया के एजेंट हो जाते हैं। हमारी जेब में रोटी खाने के पैसे नहीं, लेकिन हम इंडिया के एजेंट हैं। हमें इंडिया पैसे देता है। सरदार अमान कश्मीरी वो कहते हैं हम भूख से मर गए हैं। जब कोई चीज मांगते हैं, जब अपना हक मांगते हैं, तो हमें इंडियन एजेंट कह देते हैं। वैसे सरदार अमान कश्मीरी भी मासूम है बेचारे, उनको याद नहीं है कि यहां तो बानिए पाकिस्तान, जी हां बानिए पाकिस्तान, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो हमशीरा फातिमा जिन्ना साहबा, जब उन्होंने अपना हक मतलब आईनी हक, पाकिस्तान की आवाम का हक और उसके हक के लिए लड़ने का फैसला किया था, तो हमने तो उन्हें गद्दार, बागी और खुदा न खास्ता क्या कुछ नहीं कह दिया था उस वक्त के आर्मी चीफ ने। तो जनाब आप, मैं, मतलब सरदार अमान कश्मीरी या मैं, हम किस खेत की मूली हैं? हमें तो ये जो दिल करता कह दें और जो दिल करता हमारे ऊपर मुकदमे बना दें, जैसे आप पर इस वक्त बनाए जा रहे हैं। माजिद निजामी रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से और अपना तजिया दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुज़िश्ता साल हुकूमत और कश्मीरी मुजाहिरीन के मौदे में एक शिक ये भी थी कि आज़ाद कश्मीर के हर जिले में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें नस्ब की जाएंगी। अगर खुद गर्ज अहले इक्तदार 75 साल में 20 मेडिकल मशीनें फराहम नहीं कर सके, तो इनके मुंह से रियासत की रिट और कानून की बालादस्ती जैसे अल्फाज मजाक ही लगेंगे। जो 20 अजला हैं, सिर्फ कश्मीरी अवाम ने यह कहा कि हर जिले लेवल पर एक एमआरआई की मशीन लगा दें और एक सीटी स्कैन की मशीन लगा दें। अब आप ये सोच लीजिए कि कश्मीर से अगर आपने इस्लामाबाद रावलपिंडी आना है, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां से पूरा पूरा दिन लग जाता है, मतलब सिर्फ आने में और जाने में। तो बेचारे कहां रहें, कैसे इलाज करवाएं? इसलिए वो दरखास्त कर रहे हैं कि हर जिले जो लेवल का हॉस्पिटल है वहां पर एक एक ऐसी मशीन लगा दें। अब पिछले 75 साल में हम उन्हें दे कुछ नहीं सके, लेकिन अब आकर हमने उन्हें गद्दारी और बगावत के सर्टिफिकेट जो हैं वो देने जरूर समझे। अल्ताफ हुसैन ने लंदन से एक खिताब किया है टिकटॉक के ऊपर, और उन्होंने एक खुला खत या ट्वीट जो है वो कौम के नाम जारी किया है। वो कहते हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज 8 फरवरी 2024 की तरह आए, तो नाइंसाफियों और धांधलियों का यह अमल गिलगित बल्तिस्तान में नेशनलिज्म को परवान चढ़ाएगा। अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 7 जून 2026 को गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा ले रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन इंतखाबात का इंतजाम कर रहा है, लेकिन अहम सवाल, क्या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके पाकिस्तान के जोग्राफिया में आते हैं?
और क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा है? हरगिज नहीं। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर मुतनाज़ा इलाके हैं। हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 के आम इलेक्शन में पीटीआई के साथ जुल्म जबर और ज्यादती की और बल्ले का इंतखाबी निशान छीना। अब गिलगित बल्तिस्तान में वही तारीख क्यों दोहराई जा रही है? जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा लेने की खुली आज़ादी है, तो पीटीआई को पीपीपी और नून लीग की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? पीपल्स पार्टी अपने इंतखाबी निशान तीर और नून लीग अपने इंतखाबी निशान शेर के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। फिर इन इंतखाबात में पीटीआई के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान बल्ला क्यों लेने नहीं दिया गया? इस अमल को देखकर यह कहा जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादाना, ईमानदाराना और शफाफ तरीके से इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे, या वो पूछ रहे हैं सवाल कि क्या करवाए जा रहे हैं। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को एक पार्टी के तौर पर हिस्सा लेने से रोका गया। पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इन इंतखाबात में हिस्सा लिया था और तमाम उम्मीदवारों के अलग-अलग इंतखाबी निशान थे। वो पूरी बात में यही कह रहे हैं कि किस तरीके से जो नून लीग है और जो पीपल्स पार्टी है उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला है और पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया है, उन्हें निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तमाम लीडरशिप को गिलगित बल्तिस्तान में जाके तकरीरें करने और कैंपेन करने की इजाजत है, लेकिन पीटीआई को नहीं है। वो कहते हैं अच्छा तो यही होता कि आप इमरान खान को भी जेल से छोड़ते और वो जाकर अपनी पार्टी की इंतखाबी कैंपेन वहां से कर सकते। आखिर पर वो ये लिखते हैं कि अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ ये किया और उनका वोट छीना, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वहां पर नेशनलिज्म जो है वो मजीद पनपेगा, पाकिस्तान से दूरियां जो हैं उनके कहने का मतलब है कि वो वहां पर बढ़ेंगी। उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि वो बाहर निकलें और आजादाना तरीके से अपनी राय का इजहार करने की कोशिश करें, और उन्होंने अवाम से यह अपील की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्हें वो वोट कास्ट करें। ये अल्ताफ हुसैन ने लंदन से अपील की है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब जरा इंटरनेशनल खबरों की तरफ हम चलें, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज बिलावल जरदारी ने भी एक पैगाम जो है वो जारी किया है अपनी पार्टी की वेबसाइट पे, ट्विटर पर, मीडिया को। उसमें उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत की है। अच्छा, हम में से अक्सर बिलावल साहब को बहुत इनएक्सपीरियंस समझ लेते हैं। अब वो तकरीबन 38 या 40 साल उनकी उम्र जो है वो हो गई है, तकरीबन 40 साल के करीब माशाल्लाह वो पहुंच गए हैं। तो वो इतने अब कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जब वो बातें करते हैं तो वो तोतली सी जुबान में जैसे उर्दू बोलते हैं तो ऐसे ही लगते हैं कि अभी छोटे बच्चे हैं, लेकिन है नहीं वो। अब वो तकरीबन 40 साल के होने वाले हैं। उनकी जो छोटी बहन है वो भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30, 32 या 34 साल की वो भी हैं। और अगर वो 34 साल की हैं, जो कि मैंने कहीं पढ़ा है शायद 32 साल की हैं, तो अगर वो 34 साल की हैं तो वो भी छोटी बच्ची नहीं है। लेकिन दोनों की जब आप उर्दू बोलते हैं, उर्दू सुनते हैं दोनों की, तो हैरानी होती है कि दोनों बच्चे, चलें आप तो बड़े हो गए लेकिन चलें हमारे लिए आप बच्चे ही कह लें उन्हें, कि दोनों जो हैं वो पाकिस्तान में एक वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और एक खातून अव्वल बनी हुई हैं। लेकिन हमारी अपनी ज़ुबान में बात करने का हालांकि बहुत देर से सीख भी रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं कि अगर इतनी देर से सीख रहे हैं तो अभी तक मामलात ऐसे क्यों हैं। आज बिलावल जरदारी साहब का जो मैसेज है उसमें वो बार बार लोगों को कह रहे हैं कि थप्पा लगाएं, थप्पा लगाएं, थप्पा लगाएं। मेरा ख्याल है कि वो आवाम को कहना चाह रहे हैं कि ठप्पा लगाएं, उन्हें ठे नहीं कहना आ रहा, क्योंकि शायद अंग्रेजी के अंदर ठे की और अड़े की आवाज़ साउंड नहीं होती, इसलिए वो उनके मुंह में वो आवाज़ डेवलप ही नहीं हुई, क्योंकि वो तो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेज तो नहीं है लेकिन वो तो सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इसलिए उनके अंदर वो ठे और अड़े की जुबान जो है वो मुंह के अंदर है ही नहीं। दूसरी तरफ जो बच्ची हैं, उनकी बहन छोटी, वो जब बोलती हैं तो वो बार बार पहाड़ कहना चाह रही हैं, लेकिन वो पहाड़ कह रही हैं। पहाड़ पहले मुझे समझ नहीं आई कि बहार कह रही हैं, बाद में समझ आई कि नहीं, बहार नहीं कह रही, पहाड़ कह रही हैं। लेकिन उनके पास भी अड़े की साउंड नहीं है, जैसे बिलावल जरदारी साहब के पास ठे की, ठप्पे की सॉन्ग नहीं, जो साउंड है वो नहीं है। तो वो थप्पा 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 कह रहे थे आज, और वो पहाड़ 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 कह रहे थे। तो इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से मैंने ये भी तवक्को करनी है कि जाहिर है ये अशराफिया के बच्चे हैं, ये तो नहीं सीख सकते उर्दू। पिछले कई सालों से दोनों बहन भाई सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो नहीं सीख सकते। तो आपने अब बराए मेहरबानी इनकी जुबान खुद से सीखनी है। तो आपने साथ कोई बंदा रखना है जो आपको बता सके, जब ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें तो आपने खुद से साथ बंदा रखना है, उससे पूछना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैं वैसे मशवरा ये दूंगा कि पीपल्स पार्टी को एक साइन लैंग्वेज वाला बंदा भी साथ खड़ा करना चाहिए, जो साइन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करे कि ये क्या कह रहे हैं। आम आवाम को भी साइन लैंग्वेज सिखा देनी चाहिए वो, ताकि उससे इंटरप्रेट कर लें, या फिर एक लोकल ट्रांसलेशन में साथ साथ तकरीर करने वाला बंदा माइक के ऊपर ये बोलते जाएं और उसके पास उसका ट्रांसक्रिप्ट हो और वो तकरीर करता रहे। क्योंकि अब अगर ये कहेंगी कि आप पहाड़ पर चढ़ जाएं और कहें कि बहार पर चढ़ जाएं, तो वो लोगों को तो समझ नहीं आएगी, और ना ही थप्पे की समझ आएगी। वो कहीं थप्पे को थप्पड़ ना समझ लें या ठप्पे को थप्पड़ ना समझ लें, थप्पे की वजह से तो कोई और मुसीबत नहीं ना पड़ जाए कि थप्पे पे थप्पड़ लगाएं। तो ये नया मुसीबत, ये जो थथ बथ सारी की सारी खोल दी है इन्होंने वहां जाकर। तो ये अड़े और ठे की दो साउंड्स हैं। अड़े जो है वो नहीं कह पाते, ठे जो है वो नहीं कह पाते। तो मैं कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में लीडर बनना चाहते हैं, पाकिस्तानियों के लीडर बनना चाहते हैं, आम आवाम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए इसमें कोई मजाका नहीं है अगर उनकी जुबान को भी थोड़ा सा सीख लें।
आगे बढ़ते हैं। मुश्तबा खामेनाई के लिए फील्ड मार्शल का खास खत और वजीर आजम का पैगाम लाया हूं, यह मोहसिन नकवी ने ईरान पहुंचकर बातचीत की है। तो मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल का खत लेके मुश्तबा खामेनाई के लिए पहुंचा हूं। आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ने परसों ही कहा था कि अगर एग्रीमेंट हो गया तो मुश्तबा खामेनाई साहब के साथ मिलकर सुप्रीम लीडर जो है उनसे मिलना मेरे लिए एजाज की बात होगी। मुझे लगता है कि ये एग्रीमेंट हो जाएगा। अब ये करीब करीब है, किसी भी वक्त ये एग्रीमेंट अब हो जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन मेरे पास कोई नहीं है, ये सिर्फ मेरा तज्जिया है जो पहले दिन से मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बड़ी जंग अब नहीं होगी, छोटी मोटी झड़पें होंगी, लेकिन आखिरकार ये मामला जो है ये इसी तरह सुलगता रहेगा थोड़ा बहुत, और जंगबंदी हो जाएगी, फिर कभी कुछ हो जाएगा, फिर जंगबंदी। लेकिन वो जो भरपूर किस्म की जंग है वो उसमें सदर ट्रंप अब वापस नहीं जाएंगे। ये आपको याद है, पहले दिन से मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, एक तरफ तो मोहसिन नकवी वहां पहुंच रहे हैं बार बार, लेकिन दूसरी तरफ अप्रैल के महीने में सोमाली बहरी कजाकों ने कोई तकरीबन 10 पाकिस्तानियों को अगवा किया हुआ है। उनकी बाजियाबी के लिए उनके अहले खाना बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं किया। हम पूरी दुनिया में सालसी कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की जो तहरीक है वहां पर हम कहते हैं हमने गोलियां चलानी है। इसी तरह पाकिस्तानी अगर बाहर अगवा है सोमाली कजाकों के पास, तो हमने उनको छुड़वाने का भी अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं किया। हाँ, अगर वहां पर भी कोई सदर ट्रंप इन्वॉल्व होते, कोई और शख्स इन्वॉल्व होता, तो फिर हम भाग भाग कर वहां जाते और सोमाली कजाकों के साथ कोई ना कोई मुज़ाकरात करवाते और उन पाकिस्तानियों को वहां से छुड़वा कर लाते। ईरान की फुटबॉल टीम जो है वो अमेरिका में फीफा का वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, चंद दिन में शुरू होने वाला है। आप सबको ये पता हो कि अब अमेरिका की तरफ से ये फैसला किया गया, और याद कीजिए चंद दिन पहले ये ऐलान किया था जो मैक्सिकन हेड ऑफ स्टेट हैं कि मैक्सिको जो है वो ईरान की मेजबानी करेगा, क्योंकि अमेरिका ने मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। अब खबरें ये हैं कि अमेरिका ने ये कहा है, और हमने उसी दिन तजिए में आपको बताया था कि लगता है ऐसे है कि वो सिर्फ मैच खेलने के लिए अमेरिका में आएंगे, और जैसे ही मैच खत्म होगा वो अमेरिका से वापस रवाना हो जाएंगे। यही अब बात सामने आई आखिरकार कि अमेरिका ने कहा है कि आप मैच खेलने के लिए पहुंचे मैक्सिको से, और जैसे ही मैच खत्म हो जहाज में बैठे और वापस रवाना हो जाएं आप मैक्सिको। अमेरिका में आप क़याम नहीं करेंगे, अमेरिका में सिर्फ मैच के दौरानिए में आप क़याम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहरिया टाउन के मॉरिशस में मौजूद 45 लाख अमरीकी डॉलर मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। नैब ने मुल्जमान अहमद अली रियाज और मुबशरा अली मलिक के मॉरिशस में वाक़े सिल्वर बैंक के 2 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद कर दिए। बहरिया टाउन ने गैर कानूनी हवाला हुंडी से मुबैना तौर पर जराइम से हासिल शुदा रकूम मुल्क से बाहर मुंतकिल की हैं। बार बार मलिक रियाज और उनकी फैमिली को टारगेट किया जाता है। कसूर एक ही है कि वो इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि अगर उनका मसला करप्शन होता, मतलब उन पर जो इल्जामात ये बार बार लगाते हैं कि करप्शन है, तो करप्शन तो आपको पता है, करप्शन के जो अंधदाता हैं उनको तो लाके इन्होंने हुकूमत में बिठाया हुआ है। अगर मलिक रियाज साहब के साथ भी इनको करप्शन का मामला होता तो यकीन करें उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनवाया होता। तो मसला एक ही है कि वो इमरान खान के खिलाफ इनकी मर्जी मंशा पर उन्होंने बयान नहीं दिया। अब ये पीछे पड़ गए हैं उनके पूरे के पूरे ग्रुप के, सिस्टम के, खानदान के। आपको पता है कि बहरिया टाउन की जो पाकिस्तान के अंदर जमीनें हैं वो भी औने पौने दामों इन्होंने हासिल करने की खुद कोशिश की है, अपने एजेंट आगे खड़े करके। अब भी उनको हाउंड कर रहे हैं लिटरली पूरी दुनिया के अंदर, ताकि आइंदा कोई भी कारोबारी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान में अपना सारा सरमाया ना रखे। रही बात हवाला हुंडी की, तो पाकिस्तान में जो भी गैर मुल्की मेन पाकिस्तान के बाहर से जिसने भी वहां जाकर सरमाया लगाया है, उसको अगर वो सरमाया वापस चाहिए तो आप सबको पता है कि उसको वहां से निकालना नामुमकिन है। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार जो करके आप साल में निकाल सकते हैं। मुझे बताइए अगर किसी शख्स ने $1 या $2 मिलियन वहां पर जाकर इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में किसी जगह पर, तो वो वहां से कैसे निकालेगा? अमूमी तौर पर उनके पास अनफॉर्चुनेटली यही एक तरीका रह जाता है जिसे हवाला हुंडी कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वे करना चाहिए क्योंकि गैर कानूनी काम है, लेकिन बदकिस्मती से कानूनी रास्ता है ही नहीं कि आप वहां से पैसे वापस निकलवा सकें। तो ये लोगों के साथ ये वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें टारगेट करने के लिए, ताकि उनको किसी तरह से भी हरास करके उन्हें खामोश करवाया जा सके या उनसे अपनी मर्जी के बयानात लिए जा सके। इसके साथ ही मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान